जसवंत जी के बुलाने पर तेजा उनके सामने सकुचाते हुए आता है और बैठ जाता है। जी बॉस, आज इतने सालों के बाद यहाँ आने का कारण जान सकता हूँ? आज से 20 साल पहले उस काली गहरी रात के बाद आपने तो यहाँ आना ही छोड़ दिया था। उस रात जो तेजा, जसवंत जी गुस्से में चीखे। उस काली रात का जिक्र गलती से भी तुम्हारी जुबान पे नहीं आना चाहिए। तुम मेरे सबसे पुराने और सबसे खास आदमी हो, इसलिए आज तक जिंदा हो, वरना तुम्हें भी पता है उस रात से जुड़े सारे लोगों के साथ क्या हुआ था। सॉरी बॉस, पता करो रुद्र इस वक्त कहाँ है, क्योंकि इतना तो मैं श्योर हूँ कि रुद्र उस रात उस कार में तो नहीं था। क्या रुद्र का यह खुद का कोई प्लान है, या रुद्र को किसी दुश्मन ने? जसवंत जी बोल ही रहे थे कि तेजा बोला, माफिया वर्ल्ड में अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ सर, जो रुद्र सर को हाथ भी लगा सके। मैं जानता हूँ तेजा, लेकिन मुझे अपने बच्चे की फिक्र हो रही है, इसलिए यह काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। जल्द से जल्द रुद्र के बारे में पता लगाओ। पता करो रोनी का आजकल किसके साथ उठना बैठना है, क्योंकि कंपनी टेक ओवर करने की औकात सिर्फ रोनी में तो नहीं हो सकती। जी बॉस, पता करके जल्दी से जल्दी बताता हूँ आपको। और हाँ तेजा, मैं जब यहाँ आ रहा था तो एक नीले रंग की कार मेरा पीछा कर रही थी, जिसका नंबर है MH। पता करो कार किसकी है। जल्द से जल्द वो इंसान मुझे मेरे सामने चाहिए। जी बॉस, आज शाम तक वो इंसान आपके सामने होगा, तेजा ने कहा। जसवंत जी तेजा को देखकर बस हाँ में सर हिलाए और तेज कदमों से बाहर निकल गए। जसवंत जी अपनी कार ड्राइव कर आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि उन्हें रुद्र के ऑफिस से फिर उस खास आदमी का फोन आया। सर, अभी 1.5 घंटे में यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें रोनी कंपनी टेक ओवर के सारे पेपर सबमिट करके MD की पोजीशन लेने वाला है। उस आदमी की बात सुनकर जसवंत जी की मुट्ठियाँ स्टीयरिंग पर कस गई। नहीं, मैं अपने बच्चे की मेहनत इस तरह बर्बाद नहीं होने दे सकता। मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ विश्वजीत जी, जब उन्हें पता चला था कि रोनी के पास रुद्र की सारी पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो वह पूरी तरह से पागल हो चुके थे। जिन प्रॉपर्टीज को हथियाने के सपने वह देख रहे थे, वह एक ही पल में रोनी ने चूर कर दिए थे। उन्होंने अपना सारा गुस्सा अपने खास आदमी डेविड पर निकाला। उनका मानना था कि डेविड की काम चोरी की वजह से आज यह सारी प्रॉपर्टीज उनके हाथ से निकल रही है, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं थे। अगले 1 घंटे में होने वाली मीटिंग में वो जाने के लिए तैयार हो रहे थे। 1 घंटे बाद RR कॉर्पोरेशन ऑफ सूर्यवंशी इंडस्ट्रीज के एक मीटिंग हॉल में बहुत सारे लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। उसमें से सूर्यवंशी फैमिली के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इन्वेस्टर्स शामिल थे। चारों तरफ एक ही शोर था कि आखिर रुद्र सूर्यवंशी गए कहाँ? अगर सच में उनका एक्सीडेंट हो गया है तो यह किसने करवाया? उनके एक्सीडेंट को महज 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और उनकी कंपनी को रुद्र के ही पर्सनल असिस्टेंट ने टेक ओवर कर लिया है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? वहाँ मौजूद जितने भी लोग रुद्र को पहले से जानते थे, वह यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि रुद्र एक कार एक्सीडेंट में मारा जा सकता है। अगर रुद्र को सच में कुछ हो गया तो वहाँ बैठे सारे इन्वेस्टर्स के अंदर यह डर हो गया था, रुद्र के बिना यह कंपनी अच्छे से नहीं चल पाएगी और उनके सारे पैसे डूब सकते हैं। थोड़ी देर में जसवंत जी वहाँ आते हैं। जसवंत जी को देखकर सारे इन्वेस्टर्स ने चुप्पी साध ली, जो अभी तक आपस में कुछ प्लॉटिंग कर रहे थे। जसवंत जी ने एक नज़ारा वहाँ का जायजा लिया और फिर आकर एक चेयर पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद डेविड के साथ विश्वजीत जी भी उस रूम में एंटर करते हैं। विश्वजीत जी का चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। गुस्से में जाकर एक चेयर पर बैठ जाते हैं। उन्होंने एक नज़र जसवंत जी को घूरा, जो चुपचाप एक्सप्रेशनलेस अपने चेयर पर बैठे हुए थे। रुद्र के एक तुच्छ से असिस्टेंट की इतनी हिम्मत कि वह सूर्यवंशी इंडस्ट्रीज की कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है? विश्वजीत जी गुस्से में बोले। वहां बैठा हर एक शख्स उनकी बात से सहमत था। कुछ देर बाद तकरीबन 10 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड से घिरा 3-piece सूट पहने रोनी उस रूम में एंटर करता है। उसको वहां देखकर वहां बैठे सभी लोगों का चेहरा कशैला हो जाता है। विश्वजीत जी की तो दिल्ली इच्छा हो रही थी कि अपने पॉकेट से गन निकालकर रोनी को वहीं शूट कर दे। रोनी रुद्र की MD वाले चेयर पर जाकर बैठ जाता है, जिसे देखकर विश्वजीत जी और जसवंत जी का खून खौल उठता है, पर दोनों की भावनाएं अलग अलग थी। जहां एक तरफ विश्वजीत जी को अपनी पावर जाती दिख रही थी, तो दूसरी तरफ जसवंत जी को अपने बेटे की मेहनत से बनाई हुई कंपनी
किसी और के हाथों में जाते हुए देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। गुड इवनिंग जेंटलमैन। मुझे आप सबको बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि कल रात मुंबई पुणे हाईवे में रुद्र सर का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उन्हें नहीं बचाया जा सका। हम 2 मिनट उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन धारण करेंगे। रोनी ने झूठ-मूठ के मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा। 2 मिनट बाद रोनी ने फिर बोलना शुरू किया। मैं जानता हूँ यहाँ मौजूद सभी के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो उन सब का मैं एक एक करके आप सबके सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। रुद्र सर ने कुछ महीनों पहले एक विल तैयार करवाई थी, जिसके अकॉर्डिंग अगर कभी फिर रुद्र सर को कुछ हो जाए तो उनके सारे शेयर्स ऑटोमेटिकली मेरे नाम पर हो जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं रुद्र सर के काफ़ी करीब था, इसलिए उन्होंने कंपनी के 49% शेयर मेरे नाम पर करने का फैसला किया था, जो कि रुद्र सर के नाम पर था। मुझे कहते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि आज रुद्र सर हमारे बीच नहीं है। तो रुद्र सर के विल के अकॉर्डिंग ये 49% शेयर आज मेरे नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 49% शेयर मेरे नाम होते ही मैं रुद्र सर के बाद इस कंपनी के एमडी होने का स्ट्रॉन्ग कंटेंटर हूँ। यहाँ मौजूद आप लोगों में से किसी को कुछ कहना है इस बारे में? क्या मजाक है? यह रुद्र तुम्हारे नाम पर अपनी सारी शेयर कैसे कर सकता है? विश्वजीत जी गुस्से में चीखे। इसी बीच जसवंत जी के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन के दूसरी तरफ से कही गई बात सुनकर जसवंत जी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है और उनकी नज़रें उस रूम के मेन गेट की तरफ टिक जाती हैं, जैसे कि उन्हें किसी के आने का इंतजार हो। हमारी इतने सालों की मेहनत, हमारी बनाई हुई कंपनी में तुम काम करने वाले एक छोटे से एम्प्लॉय इस कंपनी के एमडी बनने के ख्वाब देख रहे हो? लगता है तुम अपनी औकात भूल रहे हो रोनी। विश्वजीत जी गुस्से में बोले। शांत हो जाइए मिस्टर विश्वजीत सूर्यवंशी। मैं अभी आपको आपके सवालों के जवाब दिए देता हूँ। मेरी औकात क्या है यह आपको पता चल जाएगा। कहते हुए रोनी ने अपने बगल में खड़े आदमी को इशारा किया तो उसने एक फाइल विश्वजीत जी की तरफ बढ़ा दी, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि अगर कभी रुद्र इस दुनिया में नहीं रहता है तो उसके सारे शेयर्स ऑटोमेटिकली रोनी के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वो फाइल देखकर विश्वजीत जी का दिमाग घूम जाता है। गुस्से में इन्होंने फाइल उठाकर नीचे फेंक दी। रोनी ने फिर कहना शुरू किया। सो जेंटलमैन, जैसा कि आप सबको पता है कि सूर्यवंशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के 49% शेयर मेरे नाम पर हो चुके हैं, जो कि पहले रुद्र सर के नाम पर थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाकी के बचे हुए 51% शेयर्स सूर्यवंशी फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ मैं नेक्स्ट एमडी बनने का स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हूँ। इसलिए इस कंपनी का न्यू एमडी बनने के लिए मैं खुद को नॉमिनेट करता हूँ। रोनी ने एक सातिट मुस्कान के साथ कहा। क्यों? तुम क्यों बनोगे एमडी? रुद्र का बाप हूँ मैं। यह कंपनी मैंने बनाई है। इस कंपनी का एमडी मैं बनूंगा। विश्वजीत जी अब तक अपना टेम्पर लूज कर चुके थे। कम डाउन मिस्टर सूर्यवंशी। अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ, जिसके पास कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं उसे ही इस कंपनी का एमडी चुना जाता है। आज मेरे पास इस कंपनी के 49% शेयर्स हैं, तो क्या आप 25% शेयर के साथ इस कंपनी के एमडी बनना चाहते हैं? रोनी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। विश्वजीत जी रोनी की बात सुनकर एक कड़वा घूंट पीकर रह गए थे, क्योंकि सच तो यही है कि जैसे पहले रुद्र इस कंपनी का एमडी था क्योंकि उसके पास कंपनी के 49% शेयर थे, ठीक उसी तरह अब वो शेयर्स रोनी के नाम पर ट्रांसफ़र हो चुके थे। इसलिए रोनी ही अब इस कंपनी का एमडी बनना डिजर्व करता था। सो माय डियर जेंटलमैन, आई एम डिक्लेयरिंग माई सेल्फ टू न्यू एमडी ऑफ दिस सूर्यवंशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। इतनी भी जल्दी क्या है रोनी? जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ी देर और सही। क्यों? सही कहा ना। मीटिंग रूम के मेन एंट्रेंस की तरफ से आवाज़ आई तो सबकी नज़रें उस ओर घूम गई। सामने ग्रे चेक्ड 3-पीस सूट पहने, आंखों पे ब्लैक शेड्स, अपने पॉकेट में दोनों हाथ डाले रुद्र खड़ा था। उसके साथ खड़ा था उसका पर्सनल असिस्टेंट रॉन। रुद्र को देखकर कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी के बात है तो कुछ लोगों के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। विश्वजीत जी तो रुद्र को देख शन्न रह गए। उन्हें अपने सामने साक्षात अपनी मौत नजर आ रही थी। वो तो बस मन ही मन अपनी खैर मना रहे थे। गलती से भी रुद्र को यह पता चल गया कि विश्वजीत जी ने रुद्र को मारने की कोशिश की है तो रुद्र खुद उनकी कब्र खोद देगा। ठंडी के मौसम में एसी रूम में बैठकर भी विश्वजीत जी को पसीना आ रहा था, जिसे वो बार बार अपने रुमाल से साफ कर रहे थे।
रुद्र को सही समय पर ऑफिस पहुंचते देख जसवंत जी ने एक चैन की सांस ली। हालांकि वह पहले से जानते थे कि रुद्र ठीक है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की चिंता होना किसी भी अभिभावक के लिए स्वाभाविक होता है, फिर चाहे उनका बच्चा रुद्र माफिया अंडरवर्ल्ड का किंग ही क्यों ना हो। रुद्र के अंदर पहुंचते ही कॉन्फ्रेंस हॉल में गहमा गहमी बढ़ गई। जैसा कि हमारे रुद्र का औधा है, रुद्र की मौजूदगी वहां के माहौल में ठंड का मौसम में भी गर्माहट का एहसास करा रही थी। उस नकली रानी को तो धरती लोक पर ही साक्षात धर्मराज के दर्शन प्राप्त हो रहे थे। रुद्र की लाल लाल बड़ी बड़ी आंखों में उससे नर्क की धधकती ज्वाला का आभास हो रहा था। रुद्र उसके साथ क्या करेगा, ये उसके लिए सपने में भी सोच पाना नामुमकिन था। वो तो सूखे पत्ते की भांति थर थर कांप रहा था। रुद्र अंदर आता है। रुद्र के अंदर आते ही सभी अपने अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं, सिवाय विश्वजीत जी के। रुद्र बड़े स्टाइल में अपनी कुर्सी के पास पहुंचकर नकली रानी से एक झटके में चेयर छीनकर गोल गोल घुमाते हुए अपने पास ले आया और बड़े ही रौब में अपने दाहिने पैर को बाएं पैर पे चढ़ा किंग की तरह बैठ गया। रुद्र अपने दाहिने हाथ की उंगलियां टेबल पर टैप कर रहा था। हेलो एवरीवन, क्यों शौक लगा क्या आप सबको मुझे जिंदा देखकर? अभी तक वह इंसान पैदा नहीं हुआ जो रुद्र सूर्यवंशी को मारने की बिसात रखता हो। रुद्र अपने भारी और तेज आवाज में बोला। रोनी अभी भी उसके साथ बगल में खड़ा था। यस मिस्टर रानी आहूजा। ओह माय बैड उर्फ बंटी शर्मा, आप इतना क्यों डर रहे हैं? अभी तो आप मेरी कंपनी को टेक ओवर करने वाले थे। रुद्र नकली रानी को देखते हुए अपने तल्ख लहजे में बोला। वो नकली रानी तो कुछ भी बोल पाने की हालत में ही नहीं था। एक तो रुद्र के सामने ऐसे ही किसी की जुबान नहीं खुलती, पर जब भी जो गलती उसने करी थी उसकी क्या सजा देगा रुद्र उसे। वो तो अपने आने वाले खौफनाक अंजाम का सोचकर ही सिहर उठता था। रुद्र के चेहरे पर गुस्से की जो धधक थी उससे वहां मौजूद हर इंसान महसूस कर पा रहा था। क्या हुआ? अभी तो आप बहुत कुछ बोल रहे थे। जब मैंने खुद यह कंपनी आपका नाम करी है तो फिर किस बात का डर है आपको? आपको तो एमडी बनना है ना इस कंपनी का। कम सिट इन माय चेयर। रुद्र अपनी चेयर से उठकर एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बोला। नकली रानी पसीने से सरोबार डर के मारे पीला पड़ चुका था। रुद्र के सामने वो नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए अपने हाथ जोड़े खड़ा था। डर के मारे कांपने की वजह से वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आई सेड सीट इन माई चेयर। आज रुद्र सूर्यवंशी भी तुम्हारी औकात देखना चाहता है। रुद्र इस बार गुस्से में चीखा। रुद्र के गुस्से को देखकर वहाँ सभी सहम गए थे, क्योंकि वह सभी रुद्र के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थे। रुद्र गुस्से में कुछ भी कर गुजरने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। रुद्र की चीख सुनकर वो नकली रानी सीधे उसके पैरों में गिर गया। मुझे माफ़ कर दीजिए सर। रुद्र के जूतों पे अपना सिर रखकर वो गिड़गिड़ाता हुआ बोला। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे मजबूरी में यह काम करना पड़ गया था। मुझे पैसों के लिए काम करने को कहा गया था। ये कंपनी मेरे नाम होने के 15 दिन बाद ही मुझे ये कंपनी उन लोगों के नाम करनी थी सर। इसके लिए मुझे 2 करोड़ रुपए मिलने थे। इस काम के लिए मुझे 2 साल से तैयार किया जा रहा था। मेरी प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई गई है। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं मरना नहीं चाहता। प्लीज़ मुझे मरना नहीं है। उस नकली रानी ने रोते हुए रट्टू तोते की तरह सब उगल डाला। वो अभी भी रुद्र के पैरों में ही लेटा हुआ था। इस नकली रानी के मुंह से यह सारी बातें सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। किसने कहा है यह तुम्हें करने के लिए? रुद्र अपनी रौबदार आवाज़ में एक बार फिर उससे पूछता है। नहीं जानता सर, मैं कुछ नहीं जानता। बस एक काले कपड़े वाला आदमी हमेशा मुझे काम समझाने के लिए आता था। मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा। उसकी आवाज़ पहचान सकता हूँ। वह मास्क पहनकर हमेशा मुझसे मिलने आता था। मैं पैसों के लालच में आ गया सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसी गलती फिर नहीं होगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं नहीं मरना चाहता। वह बार बार गिड़गिड़ाते हुए अपनी रिहाई की दुहाई दे रहा था। मुझे जितना पता है मैंने सब बता दिया सर। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए सर प्लीज़। अगर तुम मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दोगे जिसने तुम्हें यहाँ भेजा था तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। फैसला तुम्हारा है। रुद्र की बात सुनने के बाद वो आदमी आंसुओं से सना अपना चेहरा उठाकर उम्मीद भरी नज़रों से देखता है। क्या सच में आप मुझे जाने देंगे सर? बेशक, अगर तुम मुझे सब कुछ बता दो तो। रुद्र रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला। मैं पहले ही आपको सब कुछ बता चुका हूँ सर, पर हाँ मेरे पास कुछ सबूत हैं।
जैसे उसकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग मेरे लैपटॉप में पड़ी है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं घर से उसे लाकर आपको दिखा सकता हूँ। वो आदमी डरते डरते बोला, ठीक है, बस तुम कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें पताल से भी ढूंढ निकालूंगा। डरते डरते उस इंसान ने सर हाँ में हिलाया। एक पल को तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था रुद्र उसे जाने कैसे दे रहा है। फिर भी अपनी किस्मत को सराहते हुए वो वहां से जाने के लिए बढ़ता है। उसकी पीठ रुद्र की तरफ होते ही उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान तैर गई। इससे पहले कि वह गेट खोलकर बाहर निकल पाता, धां धां 2 गोलियां उसके दोनों पैरों में जा लगी। वह दर्द से चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। गोलियां रुद्र ने ही चलाई थी। मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया था बंटी शर्मा कि मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना, लेकिन तुम नहीं माने। मुझे अच्छी तरह से पता है कि रात 8 बजे तुम्हारे सिंगापुर जाने की फ्लाइट बुक थी और इस काम के लिए तुम्हें 2 करोड़ नहीं बल्कि 20 करोड़ दिए गए हैं। रुद्र की डिक्शनरी में माफ़ी जैसा कोई शब्द नहीं। रुद्र कभी किसी को माफ़ नहीं करता। रुद्र की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। वह आदमी जमीन पर पड़ा हुआ दर्द से तड़प रहा था। रुद्र ने अपने बॉडीगार्ड्स को अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों से उसे ले जाने का इशारा किया। इशारा पाते ही पलक झपकते ही बॉडीगार्ड उसे वहां से ले गए। एक क्लीनर ने तुरंत फर्श साफ कर दिया। सब पहले की तरह सामान्य हो गया। यहाँ पर हुई इस घटना से किसी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि यहाँ बैठे लोगों के लिए गोलीबारी, खून खराबा, मार धाड़, मर्डर, किडनैपिंग बहुत आम बात थी। सारे के सारे लोग माफिया अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे। रुद्र वापस अपने चेयर पर किंग की तरह बैठ गया और वहां मौजूद लोगों से मुखातिब हुआ। अभी अभी आप लोगों ने जो देखा उससे आप लोगों को भी पता चल गया कि किसी ने मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची है। ये साजिश उसके दिमाग में आज से नहीं, बहुत पहले से पड़ रही थी। अगर वह इंसान आप लोगों में से कोई बैठा हुआ कोई है तो मुझे अभी बता दे, शायद मैं थोड़ी आसान मौत दूं, क्योंकि जिस तरह मेरी पकड़ उसके गर्दन तक पहुंच गई, मौत से बदतर जिंदगी दूंगा उसे। वो अपनी मौत के लिए भीख मांगेगा। रुद्र बहुत गहरी आवाज में बोला। रुद्र की बात सुनकर विश्वजीत जी के माथे पर फिर से पसीने की कुछ बूंदें छलक आई थी। क्या आपको पता है कि आपको कल मारने की कोशिश किसने की थी? आप अभी तक कहाँ थे? आप सामने क्यों नहीं आ रहे थे? वहां बैठे एक इंसान ने रुद्र से पूछने की हिम्मत की। डोंट यू डेयर टू आस्क मी एनीथिंग अगेन। रुद्र से कभी सवाल पूछने की हिम्मत दोबारा मत करना। रुद्र सिर्फ उतना ही बताता है जितना उसे जरूरत है। रुद्र के बारे में एक बात अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। रुद्र सिर्फ खुद की सुनता है और खुद की करता है। सो जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं, सूर्यवंशी इंडस्ट्री के 49% शेयर अभी भी मेरे नाम पर है। वे सारे पेपर डॉट्स थे। सो लीगली इस कंपनी का एमडी अभी भी मैं ही हूँ। ये बात रुद्र ने विश्वजीत जी की आंखों में देखते हुए कहा। द किंग इज बैक। रुद्र ने बड़े ही स्टाइल तेज आवाज में बोला। दिस मीटिंग इज ओवर जेंटलमैन्स। कहकर रुद्र कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल गया और अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। वहां मौजूद सारे के लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, या यूं कह ले कि कल से हुई आज तक की सारी घटनाओं को एक सार करने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे लोग आपस में खुसर खुसर करते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आने लगे। जसवंत जी भी मुस्कुराते हुए हॉल से बाहर निकल गए। विश्वजीत जी वहीं बैठे हुए थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उन्होंने अपने हाथों की एक मुट्ठी बनाई और जोरदार पंच सामने रखे टेबल पर दे मारा। यह तुमने ठीक नहीं किया रुद्र, वो चीखे। रुद्र अपने केबिन में शीशे की दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था, जहां से उसे थोड़ा सा मुंबई शहर और बड़ा सा समुद्र नजर आ रहा था। तभी उसके केबिन पर नॉक हुई। रुद्र बिना मुड़े ही बोला, कम इन। रोनी अंदर आता है। सर, एक बात बतानी थी आपको। कल से एक लड़की आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। उसे देर रात तक ऑफिस के बाहर गार्ड से पूछताछ करते हुए देखा गया था। वो सारी रात बाहर बैठी रही, यहाँ तक कि आज सुबह वो अपने बंगलो भी पहुँच गई थी। रोनी की तरफ रुद्र की पीठ थी। वह बिना मुड़े ही बोला, अगले 1 घंटे में वो लड़की मुझे मेरे सामने चाहिए रोनी। रुद्र अपनी केबिन में बैठा कुछ सोच रहा था। सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने फ़ोन निकाला और रोनी को कॉल किया। वो एक्सीडेंट किसने प्लान किया था, कुछ पता चला? रोनी, कुछ तो मिसिंग है रोनी, क्योंकि हम जिस पे शक कर रहे हैं एक्चुअल में वो कंप्लीट दोषी नहीं है। ये एक ट्रैप है,
इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है जो यही चाहता है कि मैं भी व्योम के ऊपर शक करूं और व्योम को डिस्ट्रॉय कर दूं। सारे सबूत व्योम के खिलाफ हैं। वो जो कोई भी है मेरे और व्योम के डील के बारे में अच्छे से जानता है। कोई ऐसा जिससे इस डील से काफ़ी नुकसान होने वाला है। सोचो रोनी, सोचो, कौन है वो? कोई ऐसा जो मेरा और व्योम दोनों का दुश्मन है। वैसे मिस्टर विश्वजीत सूर्यवंशी के क्या हाल है? आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग तो हो रही है, लेकिन अभी तक यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि आप पर अटैक किसने करवाया था।